दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए अगले मॉक टेस्ट को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा 31वें नंबर का ये सेशन चल रहा है। इसी सेशन में दोस्तों 10 लेक्चर्स जो शुरुआत के दिए गए उसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों को डिस्कशन किया गया और अब दोस्तों 11 नंबर से हम लोग जो क्लास ले रहे थे वो मॉक टेस्ट के ऊपर ले रहे थे। इस हिसाब से देखेंगे तो 20 मॉक टेस्ट आपको कराया जा चुका है। आज 21वें नंबर का मॉक टेस्ट है। ठीक है, लगातार दोस्तों हम लोग चलते रहेंगे और इस तरह से आप अपने हिंदी विषय को और मजबूत कर लीजिए और देखते हैं कि कितनी तैयारी आपकी हो पाई है इस विषय में। ठीक है, अगर परीक्षा होती है तो आपके कितने नंबर आते हैं। कोशिश कीजिएगा कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि तभी डिसाइड हो पाएगा कि सच में आपको हिंदी आती कितनी है। एक बार कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो सवाल हल करते चलेंगे, उससे दोस्तों पता चल जाएगा कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। टोटल दोस्तों 40 सवाल है हिंदी के और सभी सवालों को विस्तार से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो पहला सवाल दे रहा दोस्तों, को तुम हम हैं हरि हरि बानर को नहीं काम। ये लाइन बता क्या रही दोस्तों? देखिए ये लाइन बता रही दोस्तों कि राधा जी जो है वो थोड़ा सा रूठी हुई हैं, भगवान श्री कृष्ण से रूठी हुई हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गए और दरवाजा उन्होंने खटखटाया तो राधा जी ने पूछा को तुम, यानी कौन हो तुम। ठीक है, तो कृष्ण जी ने बाहर से आवाज दिया, अरे हम हैं हरि हरि। और हरि किसे कहते हैं? हरि भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं और हरि बंदर को भी कहा जाता है। तो राधा जी ने कृष्ण को बंदर समझ लिया। ठीक है, क्या जानबूझकर? नहीं, जानबूझकर नहीं दोस्तों। होता क्या है कि कभी कभी मजाक के रूप में दोस्तों इस तरह से बातें आती हैं। ये कहा जाता है कि जब कोई कथन कहा किसी और पर्पस से जाए लेकिन सुनने वाला कोई और उसका अर्थ निकाल ले। ठीक है, तो उनको लगा कि हरि बंदर, तो बोली बंदर का क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोस्तों ये लाइन का मतलब निकलता है। कह रहा यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार बिल्कुल नहीं है। यमक अलंकार में होता क्या दोस्तों, यहाँ शब्द की आवृत्ति होती है। क्या होती है? शब्द की आवृत्ति होती है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा कंडीशन क्या है? अर्थ अलग अलग रहता है। अर्थ अलग अलग रहता है तब जाकर दोस्तों क्या होता है? यमक अलंकार रहता है। यहाँ पर यमक है नहीं। अन्योक्ति का मतलब हो जाता है अन्य धन उक्ति। जब कोई दूसरी बात हो तब दोस्तों वहां अन्योक्ति अलंकार होता है, यहाँ अन्योक्ति भी नहीं है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करना। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करना, बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करना। यहाँ वैसा भी नहीं है। यहाँ है वक्रोक्ति, वक्र धन उक्ति। वक्र धन उक्ति, वक्र का तात्पर्य क्या दोस्तों? वक्र मतलब होता है टेढ़ी टेढ़ी। ठीक है, और उक्ति का मतलब होता है बात, यानी जहां कहीं दोस्तों टेढ़ी बात हो, कहा कुछ और जाए और सुनने वाला किसी और संदर्भ में समझ ले, वहां पर दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार होता है। थोड़ा सा आज हम लोगों ने पेपर को और ज़्यादा जो है टफ बना दिया। ठीक है, 20 तक तो बहुत आराम से हम लोगों ने पढ़ा, आज थोड़े सवाल आपको अटपटे ढंग के मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार दोस्तों नहीं है? ये तो मैं आपको कितने बार पढ़ा चुका। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों शब्दालंकार अर्थालंकार ये दो ही चीज पूछा जाता है तो बार बार जब कभी ये सवाल आता है ना तो मैं सोचता हूँ आपको सब कुछ बता दूं। शब्दालंकार में हमने आपको क्या बताया था दोस्तों? हमने बताया था अनुप्रास अलंकार, हमने आपको बताया था यमक अलंकार के बारे में, हमने बताया था आपको श्लेष अलंकार के बारे में, हमने आपको बताया था विप्सा अलंकार के बारे में। यहाँ जो अभी वक्रोक्ति अलंकार है ना वो भी दोस्तों यहाँ पर आ जाता है। वक्रोक्ति अलंकार ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब शब्दालंकार के भेद हैं। और अर्थालंकार में दोस्तों क्या आ जाते हैं? तो अर्थालंकार में आ जाता है जैसे उपमा अलंकार हो गया, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, जैसे रूपक अलंकार हो गया, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। क्या हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, अतिशयोक्ति, अतिशय धन उक्ति। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। अगला हो गया दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार हो गया। क्या हो गया? भ्रांतिमान अलंकार। ये सब आपसे क्या पूछा? कौन सा अर्था अलंकार नहीं है? जो अर्था नहीं होगा शब्दा होगा। ठीक है, जैसे विरोधा, जैसे आप यही देख लीजिए श्लेष अलंकार साफ साफ दिया है। श्लेष अलंकार दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? यह शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। यह अर्थालंकार का भेद है ही नहीं। बाकी जैसे विरोधाभास आ गया या भ्रांतिमान हो गया या संदेह वाला आ गया, इस सब में दोस्तों क्या हो जाता है? ये सब के सब जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सा अर्था का भेद नहीं है तो याद रखेंगे जो श्लेष अलंकार दिया जा रहा है यह अर्था का भेद नहीं है। करा रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? ये जो रामचरितमानस है दोस्तों, ठीक है, इसकी रचना शैली क्या है? याद रखिएगा बरवय है। क्या, सॉरी बरवय नहीं, दोहा चौपाई है। ठीक है, दोहा चौपाई में क्या होता है दोस्तों? एक तो होता है दोहा, दूसरा होता है दोस्तों चौपाई। ठीक है, दोहा में मात्राएं कितनी होती है? 11-13 मात्राओं पर यति होती है, कुल 24 मात्राएं होती है।
चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में दोस्तों 16-16 मात्राएं होती हैं। इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ बरवे की बात करेंगे तो यहाँ 12-7 मात्राओं पर दोस्तों यति पाई जाती है। इस प्रकार 12-7-19 कुल मात्राओं की संख्या क्या होती है? 19 होती है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों कि छंद के कितने भेद होते हैं दोस्तों? वैसे तो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। एक होता है दोस्तों मात्रिक छंद, दूसरा होता है दोस्तों वर्णिक छंद और तीसरा होता है दोस्तों मुक्तक छंद। ठीक है, मुक्तक छंद, ये 3 प्रकार के छंद होते हैं। परीक्षा में मात्रिक और वर्णिक इसी दोनों से सवाल आता है। अभी हमसे पूछ रहा है दोस्तों मात्रिक छंद में जो मात्राएं होती हैं वो उसके कितने भेद होते हैं? तो उसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक होती है दोस्तों लघु मात्रा जिसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, दूसरी होती है दीर्घ मात्रा जिसको हम ऐसे यस के आकार में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मात्रा कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्राएं 2 होती हैं, या तो लघु या तो दीर्घ। ठीक है, लघु को दोस्तों हर्स्व भी कहा जाता है। ठीक है, लघु को क्या कहा जाता है? लघु मात्रा को हर्स्व भी कहा जाता है। उसी तरह से दीर्घ मात्रा को गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, गुरु भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। हो सकता है परीक्षा में कुछ अलग तरीके से बातें रख दे, तो इस प्रकार दोस्तों इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे चला जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा कि भक्ति रस का अस्थाई भाव कौन सा है? देखिए जब रस की बात आती मैं तुरंत आपको याद दिलाता हूं कि भरत मुनि कहते थे कि रस के कितने भेद होते हैं? रस के भेद होते हैं सिर्फ 8। उनके जाने के बाद दोस्तों 9वें नंबर का रस आ गया, कौन सा? शांत रस आ गया। शांत रस जो था दोस्तों इसका अस्थाई भाव क्या था? निर्वेद इसका अस्थाई भाव था। 10वें नंबर पे दोस्तों कौन सा आ गया? याद रखेंगे भक्ति रस आ गया। कौन सा रस आ गया? भक्ति रस आ गया। इसका अस्थाई भाव क्या है दोस्तों? तो इसका अस्थाई भाव भगवत विषयक हो जाता है। क्या हो जाता है? भगवत विषयक। यहाँ भगवत विषयक नहीं दे रहा है लेकिन भक्ति दे रहा है, तो यही आपका जवाब सही हो जाएगा। 11वें नंबर पे दोस्तों कौन सा है? याद रखेंगे वात्सल्य रस हो जाता है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। यहाँ पर भाव किसका है दोस्तों? तो वात्सल्यता का भाव आ जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो क्रोध दे रहा दोस्तों, क्रोध किससे संबंधित है? यह रौद्र रस से संबंधित है। रति की बात करेंगे तो यह श्रृंगार रस से संबंधित है। ठीक है, हास की बात करेंगे तो यह हास्य रस से संबंधित है। ठीक है, जो नहीं उत्तर है उसको भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि आप जानते रहिए। ठीक है, अलग बात है कि यहाँ पर सवाल क्या पूछा और जवाब क्या सही है, लेकिन हम पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिए। कर किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इस वाक्य में कौन सा है? देखिए इस वाक्य को पढ़ने से कोई उत्साह का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, जहां कहीं उत्साह महसूस होता है, ठीक है, तो रणवीर चौकड़ी भर भर कर, ठीक है, सुने ना, या फिर रानी लक्ष्मीबाई वाली कहानी सुने होंगे, तो याद रखेंगे वहां पर वीर रस हो जाता है। शांत रस से होता दोस्तों तो निर्वेद हो जाता, वैराग्य का भाव आता। यहाँ पर दोस्तों क्या है? हंसना भी नहीं, यहाँ पर वात्सल्य रस होगा, यहाँ वात्सल्यता का भाव है। ठीक है, वात्सल्यता का भाव नजर आ रहा है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? राम जी जब घुटने के बल पे चल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, बच्चों का तुतलाना, मुस्कुराना, ठीक है, रिझाना, खिझाना, ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है, ये हमेशा याद रखेंगे। माता और पुत्र या पिता और पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है दोस्तों, वो सभी वात्सल्य रस में आते हैं। वात्सल्य रस के भी 2 भेद होते हैं। जिस तरह से श्रृंगार में संयोग और वियोग होता है, उसी तरह से वात्सल्य में भी संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य होता है। ठीक है, और आ गया ये करा पानी पीकर जात पूछना। इसका अर्थ क्या है? सब कुछ जान लेने के बाद जिज्ञासा करना नहीं, स्वार्थ सिद्ध होने के बाद कुशल क्षेम पूछना, काम करने के बाद भले बुरे पर विचार करना, विपरीत क्रम में किसी को कार्य करना। यहाँ पर देखिए 2 जो जवाब है दोस्तों, इसका अर्थ एक जैसा लग रहा है। पानी पीकर जात पूछना, इसका मतलब होता है कि काम निकाल करके, ठीक है, अब टीका टिप्पणी करना। टीका टिप्पणी करना था तो काम के पहले करना चाहिए था। ठीक है, तो काम के बाद भले बुरे का विचार करना, ये हो जाएगा। स्वार्थ सिद्ध करने के बाद कुशल क्षेम पूछना नहीं, यहाँ भले बुरे का विचार करना, वो भी कब? जब काम समाप्त हो गया तब। ठीक है, तो ये दोस्तों नहीं करना चाहिए, ये आदत बड़ी खराब होती है ना। आगे देखिए अगला सवाल दे रहा, थोथा चना बाजे घना। इसका मतलब होता है जो कम ज्ञानी व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने ज्ञान को दिखाना चाहता है, इसलिए कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, भरल गगरिया न छलके। तो अगर कोई गगरी है, पानी वाली गगरी है, अगर उसे लेके चलेंगे, अगर आधा पानी भरा है तो दोस्तों छलकने की संभावना बढ़ जाती है। जब वो पूरा भरा होता तो नहीं गिरता है पानी। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक है, उसी तरह से बहुत अधिक बोलना नहीं दोस्तों। ओछे व्यक्ति जो है अधिक दिखावा करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओछे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, उतना ज्ञान उनके अंदर होता
होता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ज्ञानवान जरूर साबित करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जवाब। कह रहा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है यह बताना है। विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, यहाँ पर्वत लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि विंध्याचल बहुत प्राचीन पर्वत है। ठीक है, आप तो या तो यहाँ पे लिखते हैं या तो प्राचीन है। ठीक है, किसी और दूसरे से देखिए किसी और से परामर्श कर लीजिए, ये सही है, या किसी दूसरे से परामर्श कर लीजिए, ये सही है। दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। यह सबसे सुंदरतम कमीज नहीं दोस्तों, या तो कहिए कि यह सुंदरतम कमीज है या कहिए कि यह सुंदर कमीज है। ठीक है, बात समझ में रहा ना। तो यहाँ एक ही ऑप्शन सही है, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यह है ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल सही है। वह बहुत सज्जन है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी का गलत है, आप समझ रहे। जैसे ये वाला इसलिए गलत है, यहाँ पर अगर सुंदरतम नहीं काटना चाहते हैं आप तो सबसे को काट दीजिए, क्योंकि सुंदरतम दोस्तों अपने हाईएस्ट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहिए यह सुंदरतम कमीज है, या तो आप कहिए यह सबसे सुंदर कमीज है। उसी तरह से किसी और से परामर्श लीजिए या फिर किसी दूसरे से परामर्श लीजिए। ठीक है, यहाँ पर विंध्याचल बहुत प्राचीन है या विंध्याचल बहुत प्राचीन पर्वत है, इस तरह से करेंगे तब जाकर दोस्तों ये सवाल सही होगा। करा उसने संतोष का सांस ली, उसने संतोष का सांस ली नहीं दोस्तों, उसने संतोष की सांस ली। ठीक है, संतोष के नहीं, संतोष की सांस लिए नहीं दोस्तों। ठीक है, संतोष को नहीं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, संतोष की सांस ली। ठीक है, सांस लेने का मतलब नहीं है संतोष, मतलब जब कोई काम करके आप क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, तब जाके लगता है कि नहीं अब हमें संतोष मिला। ठीक है, तो संतोष की सांस ली वो है, सांस नहीं लेना, किसी को मारना होना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस बिना चिन्ह का प्रयोग होता है। पुनरुक्ति मतलब जैसे लिखा है धीरे, और एक बार और लिखना धीरे धीरे, बीच में लगा धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। ठीक है, तो यहाँ साथ साथ हो गया, धीरे धीरे हो गया। ठीक है, बार बार हो गया, होता है कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे शब्द आते हैं जहां पर एक शब्द अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, रिपीट करता है, तो ऐसे में जो बीच का चिन्ह है ये क्या है, क्या यह अल्प विराम है? नहीं। अल्प विराम कैसे लगता है दोस्तों, अल्प विराम कहते हैं कामा को। क्या यह अर्ध विराम है? क्या नहीं, अर्ध विराम कहते हैं सेमी कॉलम को, यह भी नहीं है। यह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसे लगता है? ऐसे। और कोष्ठक दोस्तों किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोष्ठक का प्रयोग कब करते हैं? एक्सप्लेन करने के लिए। जब कोई ऐसा शब्द आ जाए जब उसको और एक्सप्लेन करना हो, तब आप उस बात को कोष्ठक में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। और रफ्तार में चला जाए, चलिए। करा साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना है, समझ गया ना। मिश्रित में यद्यपि, यद्यपि, यदि, वदि, यही सब आएगा। करा हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। हर श्रृंगार की ओर देखता हूं तब मुझे रीता की याद क्यों आती है? क्यों लगा रहे हो? और तब लिखे हो तो जब भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों गलत हो गया। करा जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूं तब मुझे रीता की याद नहीं आती, ऐसा तो सेंटेंस में कहा नहीं। अपने मन से नहीं लगाने की क्या जरूरत। जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूं तब मुझे रीता की याद आ जाती है। और नहीं करेंगे दोस्तों, और करेंगे तब यह क्या हो जाएगा, तब यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आपको संयुक्त नहीं बनाना है, आपको मिश्रित बनाना है। तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यह मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल है, यह आप याद रखें। ठीक है, आगे बढ़िए। कर चरण कमल का समास विग्रह क्या होगा? चरण रूपी कमल। चरण और कमल नहीं दोस्तों, चरण के कमल नहीं, कमल के चरण नहीं, चरण के समान, कमल के समान चरण। ठीक है, ठीक है, चरण कमल। ठीक है, चरण कमल। ठीक है, चरण कमल। ठीक है, तो यहाँ चरण के कमाल उल्टा मत कर दिए। कई बच्चे सोचेंगे कि चरण पहले लिखा कहें चरण के समान कमल, कोई ऐसा भी कमल होता है क्या? अरे भगवान का चरण कमल रूपी हो सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कमल रूपी चरण। क्या कह सकते हैं? कमल रूपी चरण या कमल के समान चरण, ये दोनों दोस्तों सही है, ये आप याद रखेंगे। और जहां इतना तारीफ का पुल बांधा जाए ना, हमेशा एक बात याद रखेगा, कर्मधारय समास। ठीक है, किसी भी तरह का दोस्तों अगर तारीफ किया जा रहा है तो आंख मूंद कर जवाब क्या देंगे? कर्मधारय समास देंगे, जवाब याद रखेगा। और कर्मधारय समास में होता क्या दोस्तों? हमेशा उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद हमेशा क्या होता है? प्रधान होता है। यह भी अपने दिमाग में बात बिठा रखिएगा। ठीक है, कर
महादेव का समास विग्रह क्या होगा? महादेव का महाधन देव नहीं, शिव भी नहीं, भोलेनाथ। महादेव का हो जाता महान है जो देव, ठीक है, महान है जो देव उसे कहते हैं महादेव। और महादेव में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? याद रखेंगे बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में दोस्तों दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरा पद दोस्तों प्रधान होता है। क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। वही तीसरा पद दोस्तों पर्यायवाची हो जाता है, जिसका हमें बोध होता है। महादेव कहते ही आपको शिव जी की याद आती है ना, इसीलिए दोस्तों, क्योंकि वहां पर तीसरे पद की प्रधानता हो जाती, इसी कारण। करा निम्न में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? कहां पर वृद्धि संधि नहीं है? तो देखिए, एक और एक को जब आप जोड़ेंगे तो बनता है एकैक। क्या बनता है? एकैक। और आप तो जानते हैं कि वृद्धि संधि की पहचान क्या दोस्तों? या तो कहीं अ आ जाए या तो कहीं ऐ आ जाए, तो यह वृद्धि संधि की पहचान है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? यह तो वृद्धि संधि हो जाएगा। सुअल्प का क्या हो जाएगा दोस्तों? सुअल्प का हो जाता है स्वल्प। क्या हो जाता है? स्वल्प। और यहां दोस्तों हो जाता है यण संधि। क्या हो जाता है? यण। यही आपका जवाब हो जाएगा। वनौषधि में क्या हो जाएगा दोस्तों? वन धन औषधि बराबर क्या हो जाएगा? वनौषधि हो जाता है। तो वनों में भी अ की मात्रा आ रही है, इस वजह से यह भी क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। यहाँ भावैक्य क्या आ रहा है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? भावैक्य हो जाएगा। भावैक्य, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ भी अ की मात्रा आई, यहाँ भी वृद्धि संधि। तो कहाँ वृद्धि नहीं है? स्वल्प में नहीं है दोस्तों। सुधन अल्प बराबर स्वल्प। जैसे स्वागतम का सुधन आगतम, वहां भी अण संधि होता है, ठीक है। अगला सवाल, अन्वीक्षण का क्या हो जाता है? तो अनुधन ईक्षण हो जाएगा। यहाँ ईक्षण लिखा तो, लेकिन ई गलत कर दिया, यहाँ ऊ गलत कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर वीक्षण गलत कर दिया। एक ही ऑप्शन सही है, अन्वीक्षण। अच्छा, यहाँ पर संधि दोस्तों कौन सी है? याद रखेगा, यण संधि। कौन सी है दोस्तों? यण संधि। यण संधि की पहचान क्या होती? कभी भी य या व के साथ क्या आ जाए दोस्तों? कोई भी अर्धवर्ण हो तो प्रायः दोस्तों, अर्धवर्ण अगर आ रहा हो तो प्रायः दोस्तों वहां क्या होता है? वहां पर जो है यण संधि होता है, हमेशा नहीं, प्रायः। अब सत्याग्रह मत ले लीजिएगा, वो शब्द टूटना भी चाहिए, ठीक है। सत्याग्रह में हो जाता है सत्य धनाग्रह, तो वहां पे हो जाता है दीर्घ स्वर संधि, कंफ्यूज मत होइएगा। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है बताना है? तो प्रत्यय दोस्तों क्या होता है? प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है दोस्तों? शब्द के अंत में दोस्तों प्रयुक्त होता है। और शब्द क्या दे दिया था दोस्तों? लुटेरा। तो लुटेरा में क्या हो जाएगा दोस्तों? एरा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, एरा प्रत्यय हो जाएगा। क्योंकि जो लूट शब्द है दोस्तों, लूट ये क्या है दोस्तों? ये तो मूल शब्द है। लूट क्या हो जाएगा दोस्तों? यह मूल शब्द हो जाएगा। और एरा क्या हो जाएगा दोस्तों? एरा यहाँ पर जो दिया गया ये प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर रा मत कीजिएगा, एरा प्रत्यय है, ईरा भी नहीं करिएगा। यहाँ मात्रा देखिए, एक ही मात्रा है, तो एरा प्रत्यय कीजिए, याद रखिएगा। करा राम ने खाना खाया होगा, ठीक है। यहाँ पर खाया होगा कौन सी क्रिया दोस्तों? तो अपूर्ण तो है नहीं। खाया होगा दोस्तों यह संदिग्ध है, ठीक है, संदिग्ध है। हेतु आसन्न कब होता है दोस्तों? बच्चा अभी अभी सो गया। जैसे मैं कहूं आपसे कि बच्चा अभी अभी सो गया, अभी अभी सो गया। जो कार्य अभी अभी होता उसे आसन्न कहते हैं। जहां दोस्तों निर्भरता मिलती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है? हेतु मत भूतकाल। जैसे मैं कहता तुम आते तो मैं जरूर चलता, जब आप आते तब न चलता, नहीं आएंगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता दोस्तों, यहां पर हो जाता हेतु मत भूतकाल। अपूर्ण मतलब जैसे मैं कहूं दोस्तों कि गीता सो रही थी, ठीक है, गीता सो रही थी, यानी ये कार्य भी समाप्त हुआ नहीं है, इस वजह से, ठीक है। और खाया होगा या नहीं होगा में वहां दोस्तों संदेह का भाव है, इस वजह से हम संदिग्ध भूतकाल कर रहे हैं इस सवाल का सही जवाब, ठीक है, इसे ध्यान में रखेगा। करा चिड़िया आकाश में उड़ रही। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि उड़ना क्या होता है? उड़ना हमेशा अकर्मक क्रिया होता है। अब एक लाइन जिसे क्लियर होगा वो तुरंत समझ जाएगा दोस्तों कि क्या है, ठीक है। तो याद रखेगा उड़ना, भागना, दौड़ना, ठीक है। कभी भी याद रखे, कुछ शब्द आप याद रखेगा, जैसे उड़ना याद रखेगा, जैसे रोना याद रखेगा, जैसे सोना याद रखेगा, जैसे दौड़ना याद रखेगा, जैसे भागना याद रखेगा, जैसे टहलना याद रखेगा। ये सब दोस्तों क्या है? ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये 4-6 बातें तो आपको तुरंत एकदम
एट ए टाइम दोस्तों रटी होनी चाहिए, ताकि कभी भी सवाल आए तो आप तुरंत जवाब दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कहां पर है दोस्तों, आपको ढूंढना है। विशेषण जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विशेषण विशेष से दोनों दे दिया है, तो मैं आपको एक काम करता हूं, पहले विशेष से समझाता हूं फिर विशेषण समझाता हूं, ठीक है। विशेष से और विशेषण दोनों समझिए। जो विशेष से होता है ना, ये मूल शब्द होता है। जहां कहीं मूल शब्द होगा उसे विशेष में लिखेगा, जहां कहीं निर्मित शब्द होगा उसे विशेषण में लिखेगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाता है, निर्मित शब्द, ठीक है। जैसे अग्नि, अग्नि दोस्तों क्या है, अग्नि विशेष से है। क्या है दोस्तों, अग्नि जो विशेष से है, और अग्नि का विशेषण क्या है, इससे निर्मित होता है आग्नेय शब्द। चरित्र दोस्तों क्या है, ये चरित्र जो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विशेष से हो जाएगा। चरित्र से शब्द बन जाता है चारित्रिक। क्या बन जाता है, चारित्रिक। न्याय दोस्तों यह विशेष से मूल शब्द है, न्याय से शब्द बन जाता है दोस्तों न्यायिक। लेकिन जो दिमागी दोस्तों, दिमागी, ये क्या दोस्तों, ये आपका विशेषण हो जाएगा। दिमागी से क्या बना देंगे, दिमाग बना देंगे। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। ऐसे करने में कोई दिक्कत आपके दिमाग में आएगा ना कि मूल और निर्मित में क्या डिफरेंस है, सर ऐसे कर लेंगे तो यही हमको मिल जाता है। बहुत आराम से हम समझ सकते हैं कि इस तरह से हम जो है विशेषण विशेष्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों, एकदम आराम से पढ़ते चलिए। निम्नलिखित शब्दों में से करा विशेष से कौन सा है, ये बताइए कौन सा विशेष से। फिर से वही कॉन्सेप्ट लेके चलिए, ठीक है। एक तरफ क्या लिख लिया दोस्तों, एक तरफ लिख लिया विशेष से शब्द, दूसरे तरफ क्या लिख दिया, विशेषण शब्द लिख दिया, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा, जो मूल शब्द होता है वो विशेष से होता है, जो निर्मित शब्द होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। जैसे आकाशीय, आकाशीय शब्द क्या है दोस्तों, ये तो निर्मित शब्द है। आकाशीय क्या है दोस्तों, ये निर्मित शब्द है। और आकाश क्या है दोस्तों, मूल शब्द है। आपको यहाँ पे विशेष से बताना है, मतलब आकाश जवाब हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आराध्य याद रखेंगे। आराध्य आपको लग रहा होगा कि ये विशेष से कर लें, लेकिन आराध्य जो शब्द है ना, ये आराधना से बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आश्रित जो शब्द है दोस्तों, ये किससे बना हुआ है, ये आश्रय से बना हुआ है, ठीक है। आश्रय से बना हुआ है, इसलिए दोस्तों बाकी के जवाब नहीं सही होंगे। ऑप्शन नंबर 2 ही केवल ऐसा है जो बिल्कुल सही जवाब है। अगला दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, ठीक है। तो कौन, कोई, उसने, ये सब के सब दोस्तों क्या दिए गए हैं, सर्वनाम है। सर्वनाम कहते किसे, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ। और ये जो 10 गुना दोस्तों क्या है, 10 गुना, ये आपका निश्चित वाचक सर्वनाम है, ठीक है। क्या है दोस्तों, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक होता है। निश्चयवाचक कर लीजिए, निश्चयवाचक, ठीक है। निश्चयवाचक, ठीक है। ये निश्चयवाचक के अंतर्गत आता है जहां गणना एकदम फिट हो। जैसे लिख दिया ना 10 गुना, जैसे आप कहें कि 2 कप चाय दीजिए, तो कंफर्म है कि 2 कप की बात हो रही है। लेकिन अगर आप कहेंगे थोड़ी चाय दीजिए, थोड़ा मतलब क्या, थोड़ी ज्यादा चाय दीजिए, थोड़ी ज्यादा मतलब कितना, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों अनिश्चयवाचक हो जाता। अभी तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, 10 गुना इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा वह कार मेरी है, दिखाया जा रहा है कि वह मेरी कार है, मेरा घर है, किताब मेरी है, मोबाइल मेरा है, मेरा घड़ी, ठीक है। तो जब आप कुछ दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो वहां पर हो जाता है संबंध कारक। क्या हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वहां संबंध आप दर्शाते हैं ना, ठीक है। तो वह कार मेरी, इस वाक्य में कौन सा कारक आएगा दोस्तों, तो याद रखेंगे यहां संबंध कारक आएगा। आप पहचान चिन्ह मत ढूंढिए हमेशा, ठीक है। आप भाव को समझिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो भाव समझकर निकाले जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा जो है सही नहीं है बताना है। तो सोना का सोना ही होता है, सोना का बहुवचन होता ही नहीं है। धेनु का धेनुए हो जाता है, छात्र का छात्रगढ़ हो जाता है। आटा का बहुवचन दोस्तों आटे नहीं होता है, आटा का बहुवचन भी आटा ही होता है। जैसे सरसों का बहुवचन क्या होता है दोस्तों, सरसों ही होता है। ये सब याद रखिए। जैसे पिता का बहुवचन नहीं होता, ठीक है। पिता का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता का पिता ही रहेगा, ठीक है। ये कुछ चीजें आप जितने भी रिश्ते होते हैं, पिता, नाना, दादा, मामा, काका, काकी, ठीक है, नानी, ठीक है, बुआ, इन सब का दोस्तों क्या होता है, कोई बहुवचन नहीं होता है, ठीक। क्या करेंगे, बुआ का बुआओं कर देंगे, बताइए क्या करेंगे, ठीक है। केवल बहन, भाई और माता, ये 3 चीज को छोड़ करके बाकी जितने भी रिश्ते होते हैं उनका कोई वचन नहीं होता। तो यहां पर आटे दोस्तों क्या है, बिल्कुल गलत दिया गया है। यही आपको पहचान के सही कर लेना है। निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली का पुल्लिंग है, बहुत ध्यान से पढ़ेगा दोस्तों। बिल्ली का पुल्लिंग पूछा है। 2 चीज है दोस्तों यहाँ पर, एक तो आपको बताना है पुल्लिंग और दूसरी तरफ है स्त्रीलिंग। जो बिल्ली शब्द दोस्तों याद रखेगा, जो बिल्ली शब्द है, हमें आपको लग सकता है कि नहीं ये इसका क्या करेंगे। अब जिन्हें नहीं पता होता बिलौटा करता है, बिल्ला करता है, जबकि ये दोनों नहीं दोस्तों, बिलाव आप याद रखेंगे, ठीक है। मुझे पता है ज्यादातर जो बच्चे होंगे ना वो या तो बिल्ला करेंगे, बिल्ली का बिल्ला करेंगे या बिलौटा करेंगे। गलत जवाब है दोस्तों, मत जिद करिए। बिलाव बिल्कुल सही जवाब है और यही आपका सही उत्तर होगा।
कुत्ता दोस्तों, कुत्ता का कुतिया हो जाता है, होता है ना कुतिया। और हर जीव में भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये भी याद रखें। जैसे मछली का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा बताइए, मछली में क्या बनेगा, जरा आप कमेंट करके बताइएगा, मछली का बहुवचन क्या करेंगे, मछला कर दें, सोच के बताइएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो सरस्वती का समानार्थी आपसे पूछा, समानार्थी पूछ दे, पर्यायवाची पूछ दे, कोई बात नहीं। सरस्वती को वागीश्वरी कहते हैं, सरस्वती को शारदा कहते हैं, सरस्वती को वाणी भी कहते हैं। सुधी दोस्तों नहीं कहा जाता, मैंने पीछे भी आपको बताया था, ठीक है, सुधी नहीं, सुधा। सुधा दोस्तों किसे कहते हैं, सुधा अमृत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सुधा अमृत को कहा जाता है। फिलहाल यहां हमसे सरस्वती का पूछा था तो ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। इसके अलावा पूछता तो हंस वाहिनी, ज्ञानदायिनी, ठीक है, ये सब दोस्तों हम कर देते, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जो गलत है उसका आपने छांट के अलग कर लिया। करा दुम और द्रुम का अर्थ क्या है? जैसे दुम, ये जो लोग कहते हैं ना दुम हिलाना, तो दुम का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, दुम का मतलब पूंछ हो जाता है। लेकिन यदि आपने दोस्तों द्रुम कह दिया, द्रुम, तो द्रुम किसे कहते हैं दोस्तों? अब देखिए सब जगह दिया, द्रुम का पूंछ, द्रुम का पूंछ, द्रुम का पूंछ, द्रुम का पूंछ, लेकिन द्रुम का मतलब पहाड़ नहीं होता, झाड़ी नहीं होता है। द्रुम किसे कहते हैं दोस्तों? द्रुम कहते हैं दोस्तों पेड़ को। किसे कहते हैं? पेड़ को। लता भी नहीं दोस्तों, क्या करेंगे, पेड़ को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। पेड़ को और क्या क्या कहते हैं दोस्तों? पेड़ को पेड़ कहते हैं, पेड़ को पौधा कहते हैं, पेड़ को गाछ कहते हैं, पेड़ को दरख्त कहते हैं। पेड़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पेड़ का पर्यायवाची से पौधा हो गया, वृक्ष हो गया, गाछ हो गया, क्या हो गया दोस्तों? गाछ हो गया, गाछ हो गया, ठीक है, दरख्त हो गया, ठीक है, दरख्त। ये सब नए नए पर्यायवाची, इनको याद रखिए ना, जो पुराने उनको छोड़िए, जो चीजें नहीं मिल रही दोस्तों उसे आप पढ़िए। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का एक विकल्प क्या है? अनुपयुक्त है, गलत है, उसका चयन करना है। करा खग का मतलब पक्षी भी होता है, बाघ भी होता है, सूर्य भी होता है, ठीक है। आप वैसे, मुझे पता है कि आप पक्षी केवल जानते हैं, खग विहग का मतलब आप जानते हैं पक्षी, लेकिन आप जानिए कि सूर्य को भी खग कहा जाता है और बाघ को भी खग कहा जाता है, अनेकार्थी में सही है। चक्र दोस्तों पहिया को कहा जाता है, सेना के व्यू को कहा जाता है, घेरा को कहा जाता है, ये भी सही है। चंचल दोस्तों, चंचल चपल होना चाहिए, चपल चंचल को कहते हैं, पारा को नहीं कहते हैं, जीव को कहते हैं। चपला लक्ष्मी, बिजली और मध्य, तो यहां पर दोस्तों चपल याद रखेगा, ये पारा लिख के दोस्तों आपका जो है पूरा का पूरा काम क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अच्छा पीछे वो सुधी आया था ना, मेरे दिमाग में आ रहा दोस्तों, जो सुधी होता है ना वो पंडित को कहते हैं। सुधी किसे कहते हैं दोस्तों? सुधी पंडित को कहते हैं। पंडित को दोस्तों और क्या कहते हैं? कोविद कहते हैं। पंडित को और क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं ना, ये सब कहते हैं, ठीक है। द्विज हाथी को भी कहते हैं, ठीक है, वो भी याद रखेंगे। फिलहाल इसे आप याद रखेंगे। यहाँ चपला मतलब क्या हो जाता है? चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, ये सब बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे कह रहा है महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? गर्भगृह नहीं दोस्तों, भीतरी तल भी नहीं, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। जबकि रनिवास दोस्तों रानियों के निवास स्थान को कहा जाता है। रानियों का निवास स्थान, जो रानियों का निवास स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? रनिवास कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंतःपुर हो जाएगा, ये सही जवाब है। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ग में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंडज नहीं, जिसका जन्म अंडे से होता है उसे अंडज कहते हैं, ठीक है। जिसका जन्म अंडे से हुआ है, अंडे से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। शूद्र नहीं कहते हैं दोस्तों, शूद्र तो वर्ण विशेष हो गया, ठीक है, वर्ण विशेष हो गया, ये आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसे अंत्यज कहते हैं। अंत्यज मतलब निचले कुल में जन्म लेने वाला, ठीक है। अग्रज किसे कहते हैं? बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। अनुज छोटे भाई को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अंत्यज हो जाएगा, यानी क्या? निम्न कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? अंत्यज कहा जाता है। निम्न में से एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, वो बताइए, ठीक है। तो हाथी को क्या क्या कहते हैं दोस्तों? आइए पढ़ लेते हैं। हाथी को अभी थोड़ी देर पहले कहा था, हाथी को द्विज कहते हैं, हाथी को द्विरथ कहते हैं, हाथी को सिंदूर कहते हैं, हाथी को गज कहते हैं, हाथी को हस्ती कहते हैं, हाथी को कुंजर कहते हैं, हाथी को मतंग कहते हैं, क्या कहते हैं? मतंग कहते हैं, हाथी को गयंद कहते हैं, ठीक है, ये सब कहते हैं। तरड़ी दोस्तों नहीं कहते हैं। तरड़ी किसे कहते हैं दोस्तों? तरड़ी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुतेरी। तरड़ी दोस्तों सूर्य को कहा जाता है, सूर्य को तरड़ी कहा जाता है, सूर्य को दिनकर कहा जाता है, सूर्य को दिवाकर कहा जाता है, सूर्य को प्रभाकर कहा जाता है, सूर्य को आदित्य कहा जाता है, सूर्य को सविता भी कहा जाता है, सूर्य को मार्तंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मार्तंड, ठीक है, मार्तंड कहा जाता है। ये सब दोस्तों किसके नाम है? ये सब सूर्य के नाम हैं, तो ये भी याद रखेगा।
अर्जुन का पर्याय दोस्तों कौन सा है? अर्जुन को अनूठा नहीं कहते हैं, अवश्य नहीं कहते हैं, ध्वांत नहीं कहते हैं। अर्जुन को क्या कहते हैं दोस्तों? अर्जुन को कहते हैं पार्थ। क्या कहते हैं? पार्थ। इसके अलावा अर्जुन माता कुंती के पुत्र थे, इसलिए पांचों पांडवों को कौंतेय भी कहा जाता है। पार्थ तो दोस्तों आपने पढ़ ही लिया है। गांडीवधारी कहते हैं क्योंकि ये गांडीव नामक धनुष चलाते थे, इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? गांडीवधारी भी कहा जाता है। ठीक है, गांडीवधारी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है दोस्तों? ये बाएं हाथ से धनुष चलाते थे, इसलिए दोस्तों इन्हें सब्यसाची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्यसाची। ये भी किसके नाम है? अर्जुन का नाम है दोस्तों। इसके अलावा धनंजय, धनुर्धर, ठीक है, धनंजय भी इन्हीं को कहा जाता है, धनंजय। ठीक है, धनंजय, धनुर्धर भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है। ये सब याद रखेंगे। करा साहचर्य का विलोम क्या होगा? साहचर्य का विलोम ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं दोस्तों? वैमनस्य कर देते हैं। गलत जवाब है। वैमनस्य जो है दोस्तों यह सौमनस्य का विलोम होता है। किसका? सौमनस्य का विलोम होता है। ठीक है। असहयोग किसका विलोम होता है दोस्तों? यह सहयोग का भी उल्टा होता है, सहयोग का उल्टा। ठीक है, विनियोग तो होगा नहीं। ठीक है, यहां हो जाएगा अलगाव। साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? साहचर्य का विलोम हो जाता है अलगाव। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही जवाब है। कर अंगीठी जो शब्द है इसका तत्सम बताइए। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। ठीक है, जो किसकी भाषा से आए दोस्तों? संस्कृत भाषा से लिए गए वो। तो अग्निका नहीं, अग्निष्ठिका होता दोस्तों, अग्निष्ठिकी नहीं दोस्तों, अग्निष्ठिका करिएगा, ये अंगीठी का हो जाता है। इसी तरह से एक सवाल और आता है, अंगूठा का क्या हो जाता है? तो अंगूठा का हो जाता है दोस्तों अंगुष्ठ। क्या हो जाता है? अंगुष्ठ, छोटा वो करिएगा, अंगुष्ठ हो जाता है अंगूठा का। ठीक है, और बाकी अंगीठी का क्या हो जाता है? अग्निष्ठिका हो जाता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और आगे ये करा कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? जो संस्कृत वाला नहीं हो बताइए, जो तत्सम नहीं होगा तद्भव होगा। ठीक है, इंदु, दिनेश, मनोज, यहाँ पे याद रखिएगा रात। रात दोस्तों क्या है? रात जो शब्द है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है रात्रि। तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों? इसका तत्सम हो जाता है रात्रि। ठीक है, बाकी मनोज किसे कहते हैं दोस्तों? मनोज कामदेव जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कामदेव का नाम है। कामदेव के बहुत सारे नाम है। कामदेव को मनोज कहते हैं, कामदेव कहते हैं, स्मर कहते हैं, मार कहते हैं, मनमत कहते हैं, अनंग कहते हैं, रतिनाथ कहते हैं, रतिपति कहते हैं, पुष्पधनवा कहते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों किसके नाम है? ये सब कामदेव जी के नाम है। दिनेश भी जवाब नहीं होगा, इंदु भी जवाब नहीं होगा, ये आप याद रखेंगे। और मनोज तो है ही नहीं, तो रात दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है बताइए? तो वाल्मीकि कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? सबसे पहले ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पहले माँ पे बड़ी, फिर क पे छोटी, वाल्मीकि। ये गलत लिखा है, यहाँ पर दोनों बड़ी कर गलत कर दिया, यहाँ तो मात्रा ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 दे रहा दोस्तों, केवल यही आपका जो है सही जवाब है। करा ई च छ ज झ इया। ई और च छ ज झ इया दोस्तों ये किस में आते हैं? ये तालु व्यंजन में तालु में आते हैं। चाहे आप इसे तालु कहिए, चाहे आप इसे तालव्य कहिए। ठीक है, एक ही बात है। तो कंठ नहीं दोस्तों, कंठ में क्या क्या आते हैं? जैसे अ आ आता है, इसके बाद क ख ग घ अंगा ये सब आ जाता है। मूर्धन्य में दोस्तों क्या आता है? री आता है, फिर ट ठ ड ढ अड़ हो जाता है। तालव्य दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ओष्ठ की बात करेंगे तो ओष्ठ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ये आता है। उसके बाद प फ ब भ म आ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती ले लीजिए। मेवाती दोस्तों ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती। किसके अंतर्गत दोस्तों? यह राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कई बोलियां आती हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये 4 हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो पूरब की बोली आ जाती है दोस्तों जयपुरी। क्या आ जाती है? जयपुरी। ठीक है, पूरब में क्या आ जाती है दोस्तों? हाँ ठीक है, इधर आ जाती दोस्तों मारवाड़ी। क्या आ जाती है? मारवाड़ी। इधर आ जाती है मेवाती। क्या आ जाती है? मेवाती। और इधर आ जाती है, क्या आ जाएगी? इधर मालवी आ जाएगी, मालवी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो मेवाती है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, ये राजस्थान की बोली है। इसे दोस्तों आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। करा ब्रज जो है ये हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ठीक है, पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों, पहाड़ी के अंतर्गत खस आता है। ठीक है, ये ब्रज जो है दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से आते हैं? अवधी आता है,
बघेली आता है और क्या आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी आता है। बाकी दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत ब्रज आ जाता है, खड़ी हिंदी बोली आ जाता है, बुंदेली आ जाता है, ठीक है, बांगरू वगैरह है, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल 5 रहते हैं इसमें। कह रहा है समादर और संरक्षण में उपसर्ग बताइए। तो आइए करके दिखाता हूं दोस्तों आपको। जैसे लिखा है समादर, तो समादर में होता है दोस्तों सम और हलंत होता है क्योंकि आधा म है। ठीक है, सम धन आदर, तो यही आ जाकर म के साथ जुड़ता है तो यहां मां हो जाता है। उसी तरह से जो दूसरा शब्द दिया है संरक्षण, क्या दिया है, संरक्षण, तो यहां पर भी क्या हो जाता है दोस्तों, सम धन रक्षण हो जाता है। यहां भी दोस्तों क्या हो जाता है, क्योंकि अधूरा म है, आधा म है, तो ये भी ऊपर ऊपर इसको भेज दिया जाता है। यह भी तो आधा म है, क्योंकि र के साथ आप म तो ऐसे लिख नहीं सकते हैं, इस तरह का कोई दोस्तों वर्ड नहीं यूज किया जाता, इसलिए दोस्तों ये ऊपर चला जाता है, यहाँ सम उपसर्ग हो जाएगा। बाकी तो आप देख के भी बता सकते हैं कि गलत जवाब है। ठीक है, नियर बाई दिया होता बिना हलंत वलंत का तो कंफ्यूजन बनता, लेकिन ऐसा तो दिया नहीं, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है इस सवाल का। ठीक है, आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। विश्वास कीजिए जिन बच्चों ने 2 किताबें परचेज किया, बहुत शानदार बुक थी दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि अब आप ले लीजिए। प्राइस दोस्तों अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है, अब आप जो है दोबारा इस किताब को पुराने प्राइस पर आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, समय आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए जिन्होंने लिया उनको लग भी रहा होगा कि नहीं वाकई जैसे छोटी वाली बुक थी दोस्तों, ये तो बहुत गजब की किताब थी, दोनों किताबें अपने आप में बहुत बढ़िया थी। जब आप कोई एग्जाम दीजिए तो हमेशा एक बार प्रीवियस ईयर पेपर निहारने की जरूरत पड़ती कि नहीं पहले के पेपर में क्या क्या पूछा गया, कैसे कैसे सवाल आए, ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी जरूरी है और मॉक टेस्ट भी जरूरी है। ठीक है, तो आप जिन्होंने लिया होगा उनको जरूर फायदा मिला होगा। और बाकी दोस्तों आप विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट पर, वहां जाएंगे तो आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा, एक एक क्लास का पीडीएफ वहां अपडेट कर दिया जाता है, तो परेशान ना होइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।